लोकसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत और अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति ने तमाम समीकरण बदल दिए। शपथ से पहले ही पाकिस्तान से मोदी के लिए न्योता आ गया। नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा। नवाज आए तो मेहमान बनकर तोहफों का भी लेन देन हुआ, लेकिन मोदी ने नवाज को बदली फिजा का एहसास भी करवा दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर। ये किसी भी प्रधानमंत्री की पहली शपथ थी जिसमें इतने सारे विदेशी मेहमान और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, और इन सब में सबसे खास थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को जब मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। नवाज शरीफ आए, बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की, आडवाणी से मिले, मनमोहन सिंह से मिले और समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठकर भारत का इतिहास बदलने के गवाह बने। भारत पाकिस्तान रिश्तों की बेहतरी के लिए नरेंद्र मोदी की ये शानदार पहल थी। पड़ोसी मुल्क को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की पहल थी। संदेश था कि अब भारत चुपचाप बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ईंट चली तो जवाब पत्थर से मिलेगा। मिस्टर पीर राजा, 3 बार लड़ाई में आपकी हालत क्या हुई आपको याद है ना? और तो शिमला आना पड़ा था ना, क्या भूल गए क्या इतिहास को? वो हिस्ट्री आपको याद नहीं है क्या? You are distorting the fact. Bengal, the case of the Bengalis was लड़ाई में क्या हुआ वो हिस्ट्री याद नहीं है क्या? No, there is a distortion. सब बातें there is a distortion. तो ये बातें मत करिए। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है। देखिए, हम डरेंगे नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई इबारत लिखी गई और अखंडता का अक्षुण्ण। जहां मोदी की शपथ देखकर उनकी मां हीराबेन भावुक हो गईं, तो वहीं पाकिस्तान में बैठी नवाज शरीफ की मां भी मोदी की शपथ देख रही थी। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने उस शॉल की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा, मेरी दादी के लिए शॉल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पिता ने खुद ये तोहफा मुझे सौंपा है। उपहार इधर से गया तो उधर से जवाब भी आया। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ की मां को शॉल भेंट की तो नवाज शरीफ की मां ने मोदी की मां हीराबेन के लिए साड़ी भेंट की। नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी पूरे देश को दी। नवाज शरीफ जी ने मेरी मां के लिए बेहद खूबसूरत सफेद साड़ी भेजी है। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। जल्द ही मैं ये साड़ी अपनी मां तक भिजवा दूंगा। अभी तक दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे को फूल और फल भिजवाया करते थे, लेकिन मोदी ने एक नई शुरुआत की। ऐसा तोहफा दिया जिसकी यादें हमेशा दिलों में पैबस्त रहेंगी। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई, बात हुई। मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने शरीफ से आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल बंद करने की बात भी की। हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज में बात की आवाज रुक जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनसे कहा, इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात का संदेश 7 समंदर पार भी गया। अमेरिका ने दोनों नेताओं की मुलाकात और बातचीत पर खुशी का इजहार किया। मोदी ने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में महज तमाशबीन बने रहने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि पड़ोसियों से अच्छे रिश्तों की एक नई इबारत भी लिखी। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात में मोदी ने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की शानदार पहल की।
पड़ोसियों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने का असर ये हुआ कि शपथ से पहले ही श्रीलंका और पाकिस्तान ने वहां की जेलों में बंद भारत के तमाम मछुआरों को रिहा कर दिया। आज तक ब्यूरो। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी की जब पहली सरकार बनी थी तब वो 13 दिन चली थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी 13 दिन पूरे कर लिए। हालांकि अभी कोई आकलन करना जल्दबाजी होगी, फिर भी 13 दिनों के भीतर मोदी सरकार के कई फैसलों से बदलाव की आहट मिलने लगी है। जल्दी और सटीक फैसला, यह है नरेंद्र मोदी के काम करने का खास अंदाज। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कदम रहा बरसों से विदेशों में काले धन की सूरत में फंसी भारतीय पूंजी को देश में लाने का फैसला। 500 अरब डॉलर की इस रकम को देश में वापस लाने के लिए मोदी ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज MP शाह की अध्यक्षता में एक SIT का गठन किया। काम जल्दी मंजिल तक पहुंचे। अगर ये हासिल करना है तो कोई भी काम फैसलों में न उलझे, बल्कि एक फैसले से पूरा हो। इसी का नतीजा रहा कि मोदी ने जिम्मेदारी सीधे सीधे मंत्रियों के हाथों में सौंपते हुए UPA सरकार के 125 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को रद्द कर दिया, ताकि किसी भी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ काम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ राय और मशवरे के लिए जाने के बजाय मंत्री खुद सुलझाए। मामला उलझने पर मंत्री प्रधानमंत्री मोदी या PMO से संपर्क कर सकता है, वरना पिछली सरकार में हालात कुछ यूं थे कि 8 साल लग गए नए राज्य तेलंगाना के गठन में। इस तरह मोदी की सीधी दखल होगी किसी भी मंत्रालय के कामकाज में, जैसा कि मनमोहन सिंह कभी भी ना कर पाए। मोदी ने सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए अगर कौशल विकास मंत्रालय को बनाया, तो वहीं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जैसा नया मंत्रालय बनाकर ये भी साबित करना चाहा कि शब्दों से वादे ही नहीं, काम से मिसालें भी कायम की जाएंगी। वाराणसी के साथ नरेंद्र मोदी का रिश्ता एक सांसद के तौर पर जुड़ा है और रिश्ते के साथ जुड़े हैं कुछ वादे और बहुत सी उम्मीदें। बकौल मोदी गंगा मां के बुलाने पर वो वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे थे, तो आज उसी गंगा को खूबसूरत बनाने के लिए पर्यटन के नजरिए से कोलकाता में हुगली से जोड़ा जा रहा है, ताकि पर्यटक नौका के जरिए ये पूरा रास्ता तय कर सके। 6000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में नदी के किनारों पर बसे तमाम इलाकों को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। 13 दिनों में ही कानून में बदलाव करते हुए नृपेंद्र मिश्रा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी के टॉप 77 IAS से मुलाकात की और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संदेश को आगे बढ़ाया। सटीक, सही और जल्दी फैसले लेने के लिए अपने मिजाज की झलक नरेंद्र मोदी ने PM की शपथ लेने से पहले ही दे दी थी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शपथ समारोह में शामिल होने की दावत देकर। अपने इस अंदाज से मोदी ने साफ पैगाम दिया कि हम तो दोस्ती को तैयार हैं, तुम अपने इरादे साफ करो। और इसी के साथ ही जो अमेरिका वीजा देने से कतराता था, उसने मोदी को अमेरिका आने का न्योता भेजा। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी कभी लीक पर नहीं चले, हर काम लीक से हटकर किया। इसके पीछे है उनका संघर्ष और उनकी मेहनत। मोदी कहते हैं कि वो मजदूर नंबर 1 है, तो पूरे देश ने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की काम करने की क्षमता का लोहा माना है। मोदी खुद 16 घंटे काम करते हैं, तभी तो जनता को उनसे बदलाव की आस बंधी है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी की कहानी संघर्ष की मुकम्मल दास्तान है। संघर्ष के आगे जीत की कहानी है। जब मौका मिलता है तो बड़ी तबीयत से नरेंद्र मोदी सुनाते हैं अपनी ये कहानी। ये भी बताते हैं कि कब उनके आदर्श हनुमान जी हो जाते हैं और कब स्वामी विवेकानंद। मुझ पर जो प्रभाव पैदा हुआ वो स्वामी विवेकानंद जी का हुआ। मैं छोटी आयु में मेरे गांव के अंदर भी एक अच्छी लाइब्रेरी थी, गायकवाड़ जी ने बनाई हुई थी। कोई भी मुझे मिलना चाहता था, खोजना चाहता था, तो मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में मिलता था। हमेशा से स्वामी विवेकानंद नरेंद्र मोदी के आदर्श रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो स्वामी विवेकानंद के इतने मुरीद हो गए कि एक दिन घर बार छोड़कर सीधे हिमालय की राह पकड़ ली। घर में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि नरेंद्र आखिर गए कहां। हिमालय में रहता था, अपनी मन की कुछ और आशा आकांक्षा अभी भी हैं। फिर पता नहीं क्यों वहाँ से कहीं और चले गए और फिर सही सामाजिक काम में लग गए और
भड़कते भड़कते पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया है। लेकिन पता नहीं उस ऐसी है कथा लंबी, लेकिन विवेकानंद जी का मेरे मन पर बहुत प्रभाव रहा होगा ऐसा। मोदी ने निजी जिंदगी में बहुत संघर्ष झेला है। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। मोदी को बचपन में चाय बेचने की भी नौबत आ गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। मोदी जब आरएसएस से जुड़े तो सेवा और ज्ञान दोनों के लिए मेहनत की। वरिष्ठों के कपड़े धोए, उनके लिए खाना तक बनाया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं संघ के लिए ही बना हूँ। मैं सुबह प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता बनाता था, फिर पूरी इमारत को साफ करता था। यहाँ 8-9 कमरे थे। मैं झाड़ू पोछा लगाता था, वकील साहब और अपने कपड़े धोता था। तकरीबन 1 साल तक मैं ये करता रहा। नरेंद्र मोदी के संघर्षों ने ही उन्हें इतना मजबूत बनाया है। उनकी मेहनत के अभ्यास ने उन्हें कभी थकने नहीं दिया। तभी तो वो खुद को मजदूर नंबर 1 कहते हैं। परिश्रम करने की मेरी जो प्रतिबद्धता है, परिश्रम करने की मेरी जो पराकाष्ठा है, इसमें इस देश में किसी को शक है क्या? किसी को शक है क्या? हम तो मजदूर नंबर 1 है भाई। आने वाले 60 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाइयों। अब भारत का भविष्य इस मजदूर नंबर 1 के हाथों में है। नरेंद्र मोदी की मेहनत के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। खुद सुबह उठ जाते हैं, 8 बजे काम में जुट जाते हैं। जब तक काम खत्म नहीं होता, उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मोदी के इस अंदाज से देश की जनता का भरोसा भी बनता है कि जहां का प्रधानमंत्री इतना मेहनतकश होगा, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज तक ब्यूरो।